तो 4 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर में आज ही एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है? सिमलीपाल बिल्कुल उड़ीसा में पड़ता है। इसमें भी लिखा हुआ है, अलग से नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपका पार्क है ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, और इसका जो नेम आता है वो आता है रेड सिल्क कॉटन ट्री, जो यहाँ पे उगती है। एक्चुअली कॉटन ट्री पे नहीं उगती, वो फ्लावर्स उसके कॉटन जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो उससे इसका नेम आता है। तो इससे तो यहाँ पे आपके मगर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं और उनकी कंजर्वेशन का प्रोग्राम है। मगर कौन से क्रोकोडाइल है? फ्रेश वाटर। इंडियन क्रोकोडाइल जो है उसे मगर कहते हैं। ठीक है, जो सारे सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, ईस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न साइड पे आपके मगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स और पॉन्ड्स के आसपास रहते होते हैं ये, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर ओशन के पास रहते हैं, ये वहां नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट है, साल ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कभी साल ट्री गैस करने को है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पता है कि सिमलीपाल में है, तो उड़ीसा वाला ऑप्शन साल ट्री का अपने आप सही हो। ठीक है, तो उस साइड का इंडिया अपने आप गेस वर्ड में आ जाना चाहिए अगर साल ट्री का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें से कुछ जानवर जो इंपॉर्टेंट है, एक है जायंट स्क्विरल, एक है सांबर, एक है बार्किंग डियर और एक है गौर। ठीक है, 4 सिंगा तो अपने, ये भी एंटलर ही है, मतलब ये भी डियर ही है, फिर ये वाले इंपॉर्टेंट है, खासकर बार्किंग इनमें से और गौर। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेना, कॉमन लंगूर के बारे में पढ़ लेना, ये लग गया। ठीक है जी, तो आपका चाहिए हेडिंग एक ऊपर आ गई, यहां से शुरू होनी थी हेडिंग। ठीक है, सी बायोस्फीयर रिजर्व्स है क्या? बहुत सारे आपके नेशनल पार्क्स को बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आपका एक प्रोग्राम है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया जा रहा है? ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंडर ना इंसान को नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए पास में क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश है। तो इसमें वो वाली टेंडेंसी नहीं रहती कि, नहीं तो आम तुम्हारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें क्या किया जाता है कि आपके जो ह्यूमन बींग्स अंदर रहते होते हैं ना, उन्हें वहां से हटा दिया जाता है ताकि उनकी हंटिंग खत्म हो जाए, तो अपने आप वो फॉरेस्ट बच जाएगा। पर अगर मैं चाहता हूं कि एक्चुअली वो इन्वायरमेंट ज्यादा सस्टेनेबल रहे और लोगों के लिए फायदेमंद रहे, तो ज्यादा बेटर तरीका है कि मैं जो वहां पे लोग हैं उन्हें नेचर के साथ रहना ही सिखाऊं, कैसे बेटर तरीके से नेचर के साथ ही सरवाइव करना। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसी चीज को बिल्ड करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द इन्वायरमेंट, और इसी के बेसिस पे आपके सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स बन रहे हैं। हम इन्वायरमेंट में बाकी बायोस्फीयर के भी नाम पढ़ेंगे। ये जो कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन मैंने कल समझाए थे, वो इसके डेफिनेशन में भी लिखे हुए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन में भी, और वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? याद है ना कल बताए थे? वही चीज यहाँ पे। अब कुछ जानवरों बारे आज मैंने भी लिस्ट कर दिया है। इंडियन जायंट स्क्विरल लीस्ट कंसर्न्ड है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, वो सब कुछ। उसके बाद गौर, ये जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के मामले में। ठीक है, गौर एक तरह से जैसे इंडियन बाइसन कहते हैं, ये बहुत ही बड़े साइज का, बहुत ही चौड़ा और लंबा होता है।
ठीक है, तो ये सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। बहुत सारी कंपनीज का लोगो भी है गौर, आपकी एक आर्मी की बटालियन का लोगो भी है। कौन सी का नाम? किस आर्मी की बटालियन का लोगो गौर है? बटालियन तो नंबर होगा कोई, गोरखा रेजिमेंट है। तो पता है ये क्या है फिर आपके लिए? ये आपका होमवर्क है। कौन सी इंडिया की बटालियन है? ये आपकी किसी करंट अफेयर मैगजीन में ऑलरेडी मेंशन्ड भी है हिंट के तौर पे, और ये यहाँ पे पढ़ भी रहा है। ठीक है, ठीक है उमेश, मैंने मिटा दिया, उससे पहले बाकी देखें किसी ने आंसर किया है। नेक्स्ट इज मुंजाक या बार्किंग डियर। ये एक डियर की ही वैरायटी है जिसे मतलब जिसकी आवाज भौंकने जैसी है, जैसे बार्क कर सकती है, इसलिए इसे बार्किंग डियर कहते हैं। ये डियर इस चीज के लिए भी अनोखा है कि बार्किंग करता है। दूसरा, ये ओमनीवोरस है, यानी कि ये वेजिटेबल्स भी खाता है और छोटे जानवर भी खा जाता है। तो इसके प्रॉपर कैनाइंस, तीखे दांत होते हैं, जिससे ये दोनों चीजें खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यूएसए के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने रिपोर्ट पब्लिश की है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, डेमोक्रेसी अंडर सीज। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट की हेडिंग ही है। कई बार क्वेश्चन क्या आता होता है, क्वेश्चन ये आता होता है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट का थीम क्या था? डेमोक्रेसी अंडर सीज, ये इसका थीम है। बेसिकली हुआ क्या है 2020 में, मतलब एक साल पिछले साल की बात करती होती हैं रिपोर्ट्स हमेशा। पिछले साल कोविड के चलते हुए जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ाई हैं, और ज्यादा टाइटन अप किया है, और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉइंट आउट किए हैं, जिसके कारण आपकी जो फ्रीडम है किसी भी कंट्री में वो थ्रेट पे आ गई है। ठीक है, सारी कंट्रीज में डाउनग्रेड हुई है, पर इंडिया के मामले में ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपकी इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट की। ठीक है, इंडिया का स्कोर 67 पे गिर गया है फ्रॉम 100। 100 का मतलब होता है पूरी फ्रीडम। जितना स्कोर नीचे आता जाएगा उतनी फ्रीडम कम होती जा रही है। जैसे चाइना का सिर्फ 9 है 100 में से, अमेरिका का 83 से 100, 83/100। ठीक है, तो अमेरिका का स्कोर भी गिरा है 3 पॉइंट्स, चाइना का भी गिरा है 1 पॉइंट, 10 से 9 पे आ गया वो। इंडिया का 67 से 71 से 67 पे चला गया। इसके अलावा आपके हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट को पॉइंट आउट किया गया है कि आपके मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है सरकार खासकर। ठीक है, मतलब जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, सरकार उन्हें रोक नहीं रही और वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। खासकर जब 2020 के मार्च में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगने लगे थे वायरस को फैलाने के लिए, उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा हेट्रेड थी। तबलीगी जमात एक मीटिंग हुई थी इंडिया में, जिसके बाद अचानक ही कम्युनल सेंटिमेंट्स भी इंडिया के खराब हो गए थे, बिकॉज एक कम्युनिटी को एज अ फॉल्ट पे देखने लगे। क्या तो वही बात है, पर एक पूरी कम्युनिटी को इंडिया में टारगेट करने लग गए ना। उसके बाद बाकी भी इंडिया की मतलब बहुत ही बुरी तरह से पॉइंट आउट किया गया है कि इंडिया डेमोक्रेसी के पाथ को छोड़ के चाइना जैसे अथॉरिटेरियन पाथ पे चला हुआ है, जो बहुत ही डेंजरस बात है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रिपोर्ट थी इंडिया की।
आज ये रिपोर्ट आई है, मतलब कल ये रिपोर्ट आई थी, आज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से पक्का कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी हुई होगी और वो कल के अखबार में पक्का होगी, जिसमें लिखा होगा कि हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स और इंडिया जो एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है उसे ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये मैं तुम्हें आज ही क्रक्स बता देता हूँ कि यही लाइन है। तो थर्ड करंट अफेयर है आपका इंश्योरेंस सेक्टर के बारे, इंश्योरेंस ombudsman टू कवर ब्रोकर। ombudsman कौन होता है? बिल्कुल, देखो जैसे आपके बैंकिंग ombudsman होता है, हर सेक्टर के लिए एक ombudsman बनाया गया। ombudsman का काम क्या होता है? लेट्स सपोज तुम्हारी कोई कंप्लेंट थी तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी से, या तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रही है, या बैंक्स में लगा लो, लेट्स सपोज तुमने बैंक्स को कोई कंप्लेंट फाइल की थी कि मेरे ये पैसे कटे हैं, मुझे बताओ कहां से कटे हैं, और बैंक कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सरकारी बैंक्स में कई बार ये एटीट्यूड आ जाता है ना, ठीक है, तो तुम सिर्फ एक लेटर लिखो बैंकिंग ombudsman को, और बैंकिंग ombudsman मतलब बैंक्स के लिए बैंकिंग ombudsman वो एक्शन करवाएगा। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस ombudsman बनाया गया। ombudsman का मतलब होता है एक मीडिएटर, जो क्या कहते हैं, मीडिएटर नहीं, डिसाइडिंग अथॉरिटी, जिसके पास जाके तुम कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो सरकार ने मतलब अभी रिसेंट गवर्नमेंट का ये डिसीजन क्या है, आपके जो इंश्योरेंस ombudsman है ना, इसके अंडर आपके ब्रोकर्स को भी कर दिया गया है, यानी कि जो इंश्योरेंस बेचते हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि बेचने टाइम कोई भी वादा कर जाते हैं कि ये भी मिलेगा इंश्योरेंस, ये भी मिलेगा, बाद में कंपनी बोले कि हमने तो ये बोला ही नहीं था। तो अब ब्रोकर और कंपनी दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहा, ब्रोकर भी आजाद, कंपनी भी आजाद। तो सरकार ने इसलिए जो ब्रोकर है उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में होगा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो क्या बेच रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी जो यूथ गेम्स है उनका नाम चेंज कर दिया गया था। यूथ गेम्स बहुत पहले से होती आई हैं, यूथ गेम्स का नाम चेंज कर दिया गया था, उसके आगे एक मिशन इंडिया का जोड़ दिया गया था जिसे कहते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया एक नेशनल प्रोग्राम है जिसका काम है डेवलप करना ग्रास रूट लेवल टैलेंट, जो नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म्स को सर्व करे। यानी कि खेलो इंडिया में हमने हर ग्रास रूट मतलब हर गांव हर शहर में लोगों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना है, ताकि वो स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़े, खेले, उसके बाद जो टॉप एलीट्स निकला करेंगे उन्हें अल्टीमेटली हम यूज कर सके हमारे ओलंपिक्स में हमें बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। लास्ट टाइम जब ओलंपिक्स हुए थे इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी गई थी, उसके बाद ही ये खेलो इंडिया मिशन शुरू किया गया था, ठीक है, जिसके अंडर गेम्स को इनकरेज किया गया था, प्लस 1000 टैलेंटेड लोगों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देनी थी, जो भी स्कॉलरशिप जीतेगा उसे 5 लाख 8 साल के लिए मिलने थे एनुअल स्कॉलरशिप में, ताकि वो बाकी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अगर होता क्या है, कोई भी नेशनल लेवल का एथलीट होता है उसे सरकारी नौकरी दे देते हैं, ठीक है, उसके एक्टिव प्लेइंग ईयर्स में भी, चलो जब उसने खेलना छोड़ दिया तब ऑफिस में बैठाना अलग बात है, तो उसे पहले ही ऑफिस में बैठाना शुरू कर रहे हो तो उसकी तो सारी गेम अपने आप खराब होगी, आधा दिन तो वो ऑफिस में बिता रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड सरकार का ये कहना है कि नौकरियां आ जाएंगी, पहले मेडल लेके आओ, ठीक है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे मेडल्स जीतने शुरू कर दिए, यूएसए और चाइना बहुत मेडल्स जीतते हैं, इंडिया अभी ओलंपिक्स में कहीं स्टैंड नहीं करता। हम कॉमनवेल्थ में बहुत जीत जाते हैं, एशियन गेम्स में बहुत जीत जाते हैं, पर ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों बहुत बुरी रहती है, तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश है, ठीक है। तो एथलीट्स स्पेशल इस चीज से निकाले जाएं। इसके अलावा 20 यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में एज अ हब बनाई जानी है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए, जहां पे हर फैसिलिटी मिले, हर चीज मिले। इस प्रोग्राम का बेसिक एम ही है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, सब खेले
खेलेंगे, मजा ही आ जाए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के लिए पहली चीज मैं बता दूं, एक जो क्वेश्चन आपको हमेशा बन सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मेंबर कौन है। हमारे कंटेक्स्ट में इंडिया मेंबर नहीं है, मतलब जिन कंट्रीज की हमें परवाह है, इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर नहीं है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, यूएसए मेंबर नहीं है, रशिया मेंबर नहीं है। ठीक है, इस कोड का हम में से कोई मेंबर नहीं है। तो ये चीज याद रखना। बेसिकली ये कोड में मेंबर्स है कौन, या तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या आपकी अफ्रीकन जो गरीब कंट्रीज हैं, उन बेचारों को इसका मेंबर बनाया हुआ है। और ज्यादातर जो गरीब कंट्रीज में लोग हैं उन्हें इसमें ट्रायल करते हैं, तो इस कारण इसे बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी माना गया है। ये बेसिकली कोड इसलिए बनाया गया है कि कहीं पे भी लेट्स सपोज किसी कंट्री में कोई पर्सन है जिसने जेनोसाइड जैसी चीजें कमिट की। जेनोसाइड होता है कि मास स्केल पे किसी कम्युनिटी को मारना, ठीक है, जेनोसाइड, होमोसाइड या वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, टॉर्चर किया है लोगों को, मतलब इनोसेंट लोगों को, कोई भी चीज, वो वॉर क्राइम्स माने जाते हैं। इवन सोल्जर्स को टॉर्चर नहीं कर सकते, टॉर्चर करना एक वॉर क्राइम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बहुत ज्यादा टॉर्चर डिप्लॉय हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डिसाइड किया गया कि टॉर्चर, खैर ऐसा नहीं कि हट गया टॉर्चर होना, पर ये डिसाइड किया गया कि टॉर्चर एज अ मीडियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की लिटरली आंखें फोड़ दी जाती थी, ठीक है, मुंह जला दिए जाते थे, कुछ भी करते रहते थे। ठीक है, उन्हें किसी भी चीज का इंजेक्शन देते रहते थे, केमिकल्स का, एक तो एक्सपेरिमेंट हो जाते थे उनके, दूसरा बंदा टॉर्चर भी हो जाता था। तो ये सारी चीजें वो करते रहते थे। इसीलिए ये जो क्रिमिनल कोड है, लेट्स सपोज किसी कंट्री में कोई क्रिमिनल है और बहुत ही पावरफुल क्रिमिनल है, या कोई पॉलिटिशियन है वही क्रिमिनल है, लेट्स सपोज किसी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था, उसने ही क्राइम्स कमिट किए, वो कंट्री तो उसे सजा ही नहीं दे पाएगी। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या करता है, ये उस पर्सन को ट्रायल करता है, उसके अगेंस्ट ट्रायल कंडक्ट करता है और सजा सुनाता है। ठीक है, और फिर इसे इंटरनेशनल किसी और कंट्री में लाके पनिशमेंट दी जाती है। तो ये इसके लिए किया जाता है। ठीक है, सारी दुनिया में इसकी यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ उन कंट्रीज में ही कर सकता है जो इसके मेंबर्स हैं। एक कंट्री जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जो इसके मेंबर है, वो है अफगानिस्तान। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी इसने केस शुरू किया हुआ, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स या जितने भी आपके नेटो ट्रूप्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने बहुत ही निर्दोष लोगों को भी अफगानिस्तान में मारा है। तो पर अमेरिका कहता है हमारे ट्रूप्स के ऊपर कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, तुम्हारी जुरिसडिक्शन सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर है। तो ऑब्वियसली अमेरिका अपने ट्रूप्स को कुछ नहीं होने देगा, पर केस शुरू हुआ है उनके अगेंस्ट। ठीक है, बाकी इसकी सारे चीजें यहाँ पे लिखे हैं। 5 चीजें जिन्हें जेनोसाइड माना जाता है: किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडी और मेंटल हार्म टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, मतलब किसी भी तरीके से बहुत ही बड़े लेवल के लोगों को, मतलब बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को किसी भी तरीके से डैमेज करना। या तो लेट्स सपोज वही टॉर्चर आ गया, उन्हें लाइन में खड़ा करके मार दिया, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जेनोसाइड है। अगला करंट अफेयर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपकी 1974 में OECD द्वारा, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? बेसिकली 1973 में ना आपके ऑयल क्राइसिस आया था सारी दुनिया में। ऑयल क्राइसिस कैसे आया था? सारी दुनिया को अचानक पता चला 1973 में हुआ क्या, सारी दुनिया को पता चला कि अचानक हम कितने वल्नरेबल है तेल को लेके। हुआ क्या, आपकी ये जो सऊदी अरेबिया, ये जो जितनी कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने ये ओपेक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और तेल की सप्लाई बहुत ही लिमिट कर दी।
ताकि तेल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा महंगे हो जाए। पर तेल की सप्लाई लिमिट करने से चलो तेल तो महंगा हुआ ही हुआ, हद से ज्यादा महंगा हुआ, पर सप्लाई भी कंट्रीज को नहीं जाएगी। तो हुआ क्या, शॉर्टेजेस, बड़ी बड़ी लाइंस, जहां एसेंशियल सेक्टर्स को ऑयल नहीं मिल रहा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने ऐसी सिचुएशन कभी भी फ्यूचर में ना आए और ये आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस ना कर पाए, जो ऑयल जिनके पास है वो देश, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई थी। इस एजेंसी का काम है हर टाइम इस इंटरनेशनल मार्केट की स्टैटिस्टिक्स जानते रहना कि कोई जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर रहा कि प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, और अगर कर रहा है तो ऑल्टरनेटिव कहां से तेल अरेंज करवाना है सबके लिए, वो इसका काम है। ठीक है, क्योंकि तेल देने वाला सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं है, लेने को तो अगर अमेरिका की जरूरत पड़ी वेनेजुएला भी चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए शांत बैठा हुआ है, पर वेनेजुएला में जितना तेल है, वेनेजुएला को भी डेमोक्रेसी की जरूरत है। हाँ हाँ, रशिया है, रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है नेचुरल गैस का भी और आपके ऑयल का भी, पर वेनेजुएला के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है ऑयल का। तो एक्चुअली वेनेजुएला बनना चाहे तो दुनिया का सबसे अमीर कंट्री बन सकता है तेल भी। खैर अब उसका पीक पीरियड चला गया है तेल का, पर अभी भी बहुत सालों तक तेल बिकना है, कमाने को बहुत कमा सकते हैं, पर वही बात है। हाँ अभी तो बहुत टाइम बाकी है। हाँ, डिफेंस में तो तेल ही चलेगा, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से चलते चलेगा। क्यों? गाड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स चलेंगी, डिफेंस का भी चलाएंगे। ये तो अभी की बात कर रहे हैं, अगले 10 साल में तुम्हें टैंक्स भी तुम्हारे ईवी दिख जाएंगे। सोलर पावर्ड उनके पावर। अब क्या कहते हैं, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे टैंक्स को दूर दूर तक तेल भी तो पहुंचाना पड़ता है, उसकी जगह क्या पता ट्रक ऐसा बना दे जो वहां जाके उसे रिचार्ज कर सके। नहीं, बैटरीज तो अरे तो बेस से निकालने कौन सा आसान है? टैंक आर्मर होता है, आर्मर खोलना पड़ेगा, तो टैंक में चीजें पॉसिबल नहीं है कि तुम बैटरी बदलते घूमोगे। वो चार्ज हो पाएंगे शायद कभी, पर वैसे नहीं। नेक्स्ट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो आपके जो वेपन्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स भी तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है, जो अभी तक यूएसए परफेक्ट कर चुका है, इंडिया फाइनल स्टेज डेवलपमेंट पे है। इंडिया, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना और रशिया, इंडिया, चाइना और इजराइल। रशिया मास्टर नहीं किया, रशिया भी डेवलपमेंट की स्टेज पे, रशिया थोड़ा सा इसमें पीछे है। नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स में गोलियां नहीं चलेंगी, तुम सिर्फ एक एनर्जी बीम से पूरा शिप पे उड़ा दोगे। ठीक है, सिर्फ हाई इंटेंसिटी बीम जाएगी और शिप पे उड़ा दोगे। ये है इंडिया का भी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, कि चलने से पहले ही, मतलब पाकिस्तान ने सी क्या प्लान किया हुआ है, अगर कभी वॉर होती है, इंडिया और पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया के और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। उनकी डॉक्ट्रिन ये है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने बनाए हैं। इंडिया की है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। उसका मतलब है कि अगर कभी वॉर होती है, इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा। अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स अटैक होता है तो हम रिस्पॉन्स में चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन है ना, हमेशा उनकी रेंज देखना, वो शॉर्ट रेंज वेपन्स बनाते हैं ज्यादातर, ऐसा नहीं कि लॉन्ग रेंज है ही नहीं, शॉर्ट रेंज ज्यादातर बनाते हैं। क्यों? पाकिस्तान की पॉलिसी है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की। पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान को पता है कि अगर इंडिया फुल स्केल वॉर पे गया, बहुत जल्दी पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं उसे आर्मी क्रॉस कर जाएगी। उनका प्लान है कि जब वो क्रॉस करेंगे, वो अपने ही एरिया में
न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देंगे, तो इंडिया के ऊपर भी अटैक नहीं हुआ और ट्रूप्स भी रुक गए, उन्हें कोई परवाह नहीं कि उनके लोग मरते हैं तो मर जाए इसमें। तो ये उनका प्लान है, इन्हें कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज, ताकि तुम अपने एरिया में फोड़ दो। तो इसके अगेंस्ट हमने यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सोच के रखा है, ये बेसिकली लॉन्च करके वो इंजन ही फेल कर देंगे। ये हमारे आर्मी, पिछले आर्मी चीफ ने बताया था कि इंडिया की वॉरफेयर गेम बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, आने वाले टाइम में वॉर के लिए गोली चलने से पहले ही चीज खत्म कर दी जाएगी। तो ये फ्यूचर ऑफ वेपन्स है, ठीक है, मतलब गन्स को फेल कर सकती है, गन से फायर नहीं हो पाएगा, टैंक वैसे ही ब्लास्ट हो जाएंगे। तो हाँ, क्या पता उसका नाम शक्तिमान ही रखे। नेक्स्ट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जिन्हें बॉन्ड्स खरीदने की आदत है उनके लिए ये बेस्ट स्कीम्स मानी जाती हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बेसिकली है क्या, आपकी फिजिकल गोल्ड नहीं होता, पर लेट्स सपोज ये इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडियंस को एक टेंडेंसी है कि सोना खरीदेंगे, सोने की वैल्यू बढ़ती रहती है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक तरह से कहते हैं कि असली सोना ना खरीदो, जितने का तुमने सोना खरीदना है उसका पेपर इशू करवा दो। जितना भी मार्केट में सोने का प्राइस है उसके बेसिस पे तुम्हें सोना दे देंगे, और जब तुमने लेना है, मतलब बॉन्ड्स रिलीज करवाने, जितना मार्केट में प्राइस हुआ उसके बेसिस पे हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट भी देंगे। और इंटरेस्ट रेट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो सोना ना खरीदें। इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, अगर इसका पूरा टर्म पूरा किया जाए इसका, तो ये टैक्स डिडक्टेबल, इसका इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा भी टैक्स फ्री होगा, नहीं तो जितनी भी आपकी ये एफडी या कुछ भी होता है उस पर जो इंटरेस्ट आता है ना साल का, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 8 साल के लिए वैसे ये बॉन्ड होते हैं, और अगर पूरा टाइम होल्ड करो तो ये टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। 999 प्योरिटी का गोल्ड इस बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। 999 मतलब ये कोड है गोल्ड का, जो हाईएस्ट प्योरिटी होती है उसे, मतलब 24 कैरेट जो गोल्ड है उसे एक्चुअली कहने के लिए, अब कभी भी 24 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें थोड़ी सी मेटल हमेशा मिक्स होता है, तो 99.9% जो प्योर गोल्ड है उसे कहते हैं 999 गोल्ड, ठीक है। तो 5th ईयर के बाद कभी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इसके अगेंस्ट लोन्स भी इशू करवा सकते हो। तो ये जितनी भी स्कीम के पॉइंट्स है ना, ये सारे पढ़ने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से रहती है हर साल। क्लियर है? क्लियर है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नहीं मतलब सी ये डायरेक्ट टैक्स है। होता क्या है, लेट्स सपोज तुमने 1 लाख की एफडी करवाई थी, ठीक है, 1 लाख की एफडी करवाई थी, उसमें लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट रेट था, तो 10,000 इंटरेस्ट आया। वो जो 10,000 इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स तुम्हें बैंक काट के ही देते हैं, उसे कहते हैं टीडीएस। जैसे जो सैलरी होती है ना, सैलरी में टैक्स पहले ही कट के आता है, वो टीडीएस कहते हैं, टीडीएस कट गया, ठीक है, तो वो टीडीएस है। सर मतलब ये जेडे ठीक बॉन्ड है, ने तो वही लिखा हुआ है इसमें कि नो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पे, इसमें सारा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए ये सबसे फायदे वाली स्कीम है इन चीजों में। क्लियर है? कोई डाउट? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। आज करंट अफेयर कम थे। एक मिनट रुको लवप्रिय, एक मिनट रुको।
अब बोलो लवप्रीत। ਤੇ ਜੋ ਬੌਂਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ 골ਡ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब एक तरह से सरकार कह रही है कि इस पेपर को यही मानो कि गोल्ड ही है, बल्कि जो गोल्ड खरीदोगे उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है, इंटरेस्ट रेट कोई नहीं दे रहा, हम वो भी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया को सारा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया कोशिश कर रहा है अपना इंपोर्ट बिल इससे खत्म कर दे, क्योंकि लोगों को अगर सेविंग ही करनी है वो इसमें सेव कर ले। ठीक है, इसलिए इसे बनाएंगे। क्लियर है सर? सर हाँ जी।